नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य गद्यकाव्यानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम गद्य काव्यों के अंतर्गत बाणभट्ट जी एवं उनके गद्य काव्यों के विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सुबंधु एवं उनकी रचना वासवदत्ता के विषय में पढ़ा। उसके पहले दशकुमार चरितम के विषय में पढ़ा जो दंडी जी की रचना है। आज हम बाणभट्ट जी के रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे, गद्य काव्यों के विषय में। बाणभट्ट जी के पहले परिचय प्राप्त कर लेते हैं। बाणभट्ट जी संस्कृत गद्य साहित्य में सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार बाण ही हुए हैं। इनके विषय में अन्य संस्कृत कवियों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर्षचरित के आरंभ में इन्होंने अपना और अपने वंश का पूर्ण परिचय प्रदान किया है। जब स्वयं अपने बारे में परिचय देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें उनके बारे में जानकारी अधिक प्राप्त होगी। इसीलिए उन्होंने लिखा यहाँ पर कि बाणभट्ट के विषय में अन्य संस्कृत कवियों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि हर्षचरित के आरंभ में इन्होंने अपना और अपने वंश का पूर्ण परिचय, पूर्ण विवरण प्रदान किया है। ये वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम चित्रभानु था। अल्पावस्था में ही ये अनाथ हो गए थे, किंतु विद्वानों के परिवार में बाणभट्ट अपने विद्वानों के परिवार में मतलब जन्म होने के कारण इन्होंने सभी विद्याओं का अभ्यास किया था। युवा अवस्था में अनेक कलाओं और विद्याओं के जानकार मित्रों की मंडली बनाकर इन्होंने पर्याप्त देशाटन किया था। देशाटन का मतलब है देश का भ्रमण किया था। विद्वानों के परिवार में जन्म लेने के कारण इन्हें सभी विद्याओं का अभ्यास किया इन्होंने, और युवावस्था में ही अनेक कलाओं और विद्याओं में पारंगत हो गए और मित्रों की मंडली बनाकर इन्होंने पर्याप्त देशाटन किया, देश का भ्रमण किया। जब अनेक अनुभवों से संपन्न होकर बाण अपने ग्राम प्रीतिकूट उनके गांव का नाम था, जो शोण नदी के तट पर विराजमान है यानी स्थित है, तो उस शोण के तट पर उनके गांव का नाम है प्रीतिकूट स्थान पर लौटे तो हर्षवर्धन ने अपने अनुज कृष्ण के द्वारा इन्हें अपनी राज सभा में बुलाया। अपने अनुज कृष्ण वर्धन के द्वारा इन्हें अपनी राजसभा में बुला लिया। हर्षवर्धन जी ने, राजा ने। बाण राज कृपा से हर्ष की सभा में रहने लगे। हर्षवर्धन का समय 607 ईस्वी से 648 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया गया है। विद्वानों ने हर्षवर्धन जी का समय 607 ईस्वी से 648 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया है। इसीलिए बाण का भी यही समय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे उन्हीं की राजसभा में रहते थे। बाण ने 2 गद्य काव्य लिखे हैं, पहला हर्षचरित और दूसरा कादंबरी। तो हम यहाँ पर आज हर्षचरित के बारे में पढ़ लेते हैं। हर्षचरित तथा कादंबरी ये 2 उनके प्रसिद्ध गद्य काव्य हैं। परंपरा बाणभट्ट को चंडी शतक का भी रचयिता मानती है। कुछ समीक्षक हैं जो काव्य परंपरा के अंतर्गत बाणभट्ट को चंडी शतक नामक ग्रंथ का भी रचयिता मानती है। यहाँ पर हम हर्षवर्धन के जीवन पर आश्रित उन्होंने जो गद्य काव्य लिखा हर्षचरित, उस हर्षचरित के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हर्षचरित एक आख्यायिका नामक गद्य काव्य है। आख्यायिका नामक गद्य काव्य है। अब ये आप कहेंगे आख्यायिका क्या होता है, तो यहाँ पर बता देते हैं। गद्य काव्य के उस भेद को आख्यायिका कहा जाता है जिसमें किसी ऐतिहासिक पुरुष या घटनाओं का वर्णन किया जाता है। गद्य काव्य के उस भेद को आख्यायिका कहते हैं जिसमें किसी ऐतिहासिक पुरुष या घटनाओं का वर्णन किया जाता है।
इसीलिए इतिहास पर आधारित होता है, इसीलिए इसे आख्यायिका गद्य काव्य कहा जाता है। हर्ष चरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। आरंभिक 2.5 उच्छ्वासों में बाण ने अपने वंश का तथा अपना वृत्तांत प्रस्तुत किया है। राजा हर्षवर्धन की पैतृक राजधानी स्थानीश्वर का वर्णन करने के पश्चात वे हर्षवर्धन के पूर्वजों का वर्णन करते हैं। इसके बाद राजा प्रभाकर वर्धन के संपूर्ण जीवन का विवरण देकर वे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा राज्यश्री इन तीनों भाई बहनों के जन्म का रोचक वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं। पंचम उच्छ्वास से इस परिवार के संकटों का आरंभ होता है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु सबसे पहले घटना है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु। उसके बाद है राज्यश्री का विधवा होना। तीसरा है राज्यवर्धन की हत्या। चौथा है राज्यश्री का विंध्याटवी में पलायन। अगला है हर्षवर्धन द्वारा उसकी रक्षा। ये सभी घटनाएं क्रमशः वर्णित की गई है। दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी के आश्रम में हर्षवर्धन व्रत लेता है कि दिग्विजय के बाद वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेगा, वह बौद्ध हो जाएगा। यहीं पर हर्षचरित का कथानक समाप्त हो जाता है। अब कुछ समीक्षा देख लेते हैं इसकी। बाण ने हर्ष की प्रारंभिक जीवनी ही लिखी, उसके राज्य संचालन की घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है। बाण की भेंट हर्ष से तब हुई थी जब हर्ष समस्त उत्तर भारत का सम्राट था। इसीलिए यह समस्या बनी हुई है कि बाण ने हर्ष का पूर्ण जीवन चरित्र क्यों नहीं लिखा। उन्होंने हर्षवर्धन की विशेषताएं तो बतलाई हैं, उसके साहसिक कार्यों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी प्रारंभ में ही किया है, किंतु उसके राज्य काल की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से उन्होंने वर्णन क्यों नहीं किया, ये समस्या है। अच्छा, इतिहास का संक्षिप्त रूप यहाँ काव्य के विशाल आवरण से ढक गया है। इतिहास कम लगता है ये काव्य, और गद्य काव्य ज़्यादा प्रतीत होता है। इतिहास की घटनाओं का इसमें वर्णन ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इन्होंने लिखा है, क्योंकि तिथियों का उल्लेख नहीं है। इतिहास का संक्षिप्त रूप यहाँ काव्य के विशाल आवरण से ढक गया है। बाण भट्ट अपने समस्त पांडित्य तथा व्यापक अनुभव की दृढ़ सामग्री के साथ इस गद्य काव्य में विद्यमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाण भट्ट अपने समस्त पांडित्य तथा व्यापक अनुभव की दृढ़ सामग्री के साथ इस गद्य काव्य में विद्यमान दिखाई देते हैं। विस्तृत वर्णन, दूसरा सजीव संवाद, तीसरा सुंदर उपमाएं, झंकार करती शब्दावली तथा रसों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, ये सब बातें बाण की गद्य शैली में प्रचुर रूप में प्राप्त होती हैं। राज्यश्री के विवाह वर्णन में जहां आनंद और उल्लास का सजीव विवरण मिलता है, वहीं प्रभाकर वर्धन की मृत्यु अत्यंत मार्मिक रूप से वर्णित की गई है। यहाँ पर हमने आज हर्षचरित जो है आख्यायिका है, बाण भट्ट जी की रचना है, आख्यायिका नामक गद्य काव्य के विषय में पढ़ा। अगले वीडियो में हम हर्षचरित के पश्चात जो बाण भट्ट जी की द्वितीय रचना है, जो कादंबरी है, उस कादंबरी के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।